फूलन देवी एक नाम जो भारतीय अपराध जगत में अमर हो गया। एक गरीब गांव में जन्मी एक साधारण लड़की जो आगे चलकर चंबल की डकैत क्वीन कहलाने लगी, जिसकी जिंदगी की शुरुआत एक निर्दोष किशोरी के रूप में हुई जो अपनी जमीन और सम्मान के लिए लड़ी, लेकिन वक्त की धार उसे एक ऐसी राह पर ले गई जहां उसने प्रतिशोध का परिचय दिया। भयानक यौन शोषण, ससुराल में अत्याचार और जेल में अमानवीय व्यवहार ने फूलन देवी को मजबूर कर दिया कि वह हथियार उठाए और चंबल के बिहड़ में अपने प्रतिशोध की नई शुरुआत करे। बिहड़ के डकैतों के बीच में फूलन देवी ने अपनी पहचान बनाई और 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही उसने भारतीय राजनीति में ना मिटने वाली छाप छोड़ी। फूलन की जिंदगी एक गहन संघर्ष और प्रतिशोध की कहानी है जो अंततः उनकी असामयिक मृत्यु के साथ समाप्त हुई। नमस्कार, मैं पीहू, आप सभी देख रहे हैं गोल्डन हिल। फूलन देवी का जीवन एक एक्शन मूवी की तरह जटिल और रोमांचक है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गरीब गांव में जन्मी फूलन 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही उनके अंदर गुस्सा और हक की लड़ाई की भावना विद्यमान थी और लोगों के सामने वह तभी आ गई थी जब 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ज़मीन हथियाने के विरोध में अपने बड़े भाइयों से लड़ाई की थी। उनकी ये जिद भविष्य में उनकी पहचान बनाने वाली साबित हुई। महज 14 साल की उम्र में उनकी शादी 40 साल के पुरुष से करवा दी गई और शादी के बाद में उन्हें लगातार यौन शोषण और मानसिक अत्याचार का सामना करना पड़ा। फूलन के पति कुट्टी लाल ने इन सब को नज़रअंदाज कर दिया और फूलन देवी इस मुसीबत से कई बार बचकर अपने पिता के घर भाग जाया करती थी, लेकिन उनके माँ बाप द्वारा उन्हें दोबारा पति के पास भेज दिया जाता था। फूलन देवी द्वारा बार बार ऐसा किया जाने से उनके पिता खुश नहीं थे और फूलन से पीछा छुड़वाने के लिए उनके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि फूलन देवी उनके घर से सोने की अंगूठी चुराई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और लॉकअप में डाल दिया। 123 दिन तक फूलन देवी लॉकअप में रही और उनका रेप किया गया। जेल से छूटने के बाद फूलन देवी को उनके पिता द्वारा वापस पति के पास भेज दिया गया, लेकिन इस बार जब फूलन वहां पहुंची तो उसने पाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पिता के घर वापस भेज दिया गया और इस समय तक फूलन देवी का नाम मल्ला कमेटी के लोगों के बीच में पहचान बनाने लगा था। अपने गांव में रहते हुए फूलन की पहचान उन लोगों से होने लगी थी जो चंबल के डकैत में गिरोह में हुआ करते थे। 1979 में अचानक एक दिन फूलन देवी चंबल पहुंच जाती है, जिसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि चंबल के डाकुओं की एक गैंग ने फूलन का अपहरण किया था। यह वही समय था जब फूलन देवी बैंडिट क्वीन बनने का सफर तय कर रही थी। चंबल के बीहड़ में कदम रखने के बाद फूलन देवी ने अपने प्रतिशोध की योजना बनाई और इस गिरोह का हिस्सा बनी, जिससे बापू गुज्जर नाम का एक डाकू लीड कर रहा था, जिसकी बुरी नीयत ने फूलन देवी को और कठोर बना दिया और उसकी गैंग का डिप्टी विक्रम मल्ला था, जो फूलन देवी की जाति का था, जिसका शुरू से ही फूलन देवी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था। विक्रम की मदद से फूलन देवी ने बाबू गुज्जर की हत्या की और चंबल में अपना दबदबा स्थापित किया। उसके बाद विक्रम मल्ला फूलन को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था और उनका ग्रुप लूटपाट और किडनैपिंग जैसे क्राइम को दोबारा शुरू कर देता है। इसी बीच में फूलन देवी अपने ग्रुप के साथ में अपने पति कुट्टी लाल के गांव जाती है और उसे मार मार कर अधमरा कर देती है और उसके बाद में पूरे गांव के सामने ऐलान करती है कि यदि आज के बाद में इस गांव में किसी भी बच्ची की शादी या उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई तो वह फूलन देवी की गोली का शिकार बनेगा। जहां एक और फूलन देवी धीरे धीरे चंबल में अपनी पहचान बना रही होती है, वहीं बापू गुज्जर के साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति श्री राम और लाला राम जेल से रिहा होते हैं। जब विक्रम मल्ला ने बापू गुज्जर की हत्या की थी तो ये दोनों जेल में थे। जेल से निकलने के बाद जब वे अपने ग्रुप वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विक्रम ने सरदार की हत्या कर दी है। ये दोनों विक्रम मल्ला के ऊपर एक औरत के कारण सरदार की हत्या करने का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि उनका ग्रुप 2 भागों में बंट जाता है, एक राजपूताना ग्रुप और एक मल्ला ग्रुप, जिसमें राजपूतों की संख्या ज़्यादा होती है और श्री राम और लाला राम खुद भी राजपूत थे। उन्होंने विक्रम मल्लाह के विरुद्ध प्लान बनाया और कुछ ही समय बाद विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फूलन को पकड़कर अपने गांव ले गए, जहां फूलन देवी के साथ जो हुआ वो हर इंसान को शर्मसार कर देने वाला था। 3 हफ्ते उनकी गैंग द्वारा फूलन के साथ में लगातार रेप किया गया और रेप के 3 दर्जन से ज़्यादा लोग शामिल थे।
कोई उम्मीद नहीं थी कि फूलन देवी यहाँ से जीवित बच पाएगी, लेकिन विक्रम मल्ला के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति मानसिंह मल्ला ने अपने अन्य साथियों की मदद से फूलन देवी को बचा लिया। इसके बाद मानसिंह मल्ला पूरे बिहार के मल्ला बागियों को जोड़ने का काम करने लगा और फूलन देवी द्वारा लीड की जाने वाली एक नई मल्ला गैंग की स्थापना हुई, जिसके ठीक 7 महीने बाद में फूलन देवी की गैंग को खबर मिलती है कि श्री राम गैंग के सदस्य एक ठाकुर फैमिली की शादी में जमा हुए हैं, जहां फूलन देवी पुलिस की वर्दी में उन पर हमला बोल देती है। फूलन का गैंग के प्रति गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने शादी में आए सारे ठाकुर जाति के मर्दों को एक कतार में खड़ा करने का हुक्म दिया और फूलन का रेप करने वाले सारे के सारे 22 ठाकुरों को गोली से छलनी कर दिया, जिसमें 2 लोग बचकर भाग निकले। इसी इंसिडेंट को इंडिया की डकैती की हिस्ट्री में बहमई कांड के नाम से जाना जाता है और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल उठी। फूलन देवी का नाम घर घर तक पहुंच गया और अनशन के बाद मीडिया द्वारा फूलन को बैंडिट क्वीन का टाइटल दिया गया। उत्तर प्रदेश के समेत पूरे देश के राजनीति पर इस इंसिडेंट का गहरा असर पड़ा और इस इंसिडेंट के द्वारा जन्मे राजनीतिक तूफान में तत्कालीन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बीपी सिंह को साइन इन करना पड़ा और फूलन के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही तेज हो गई। अगले 2 सालों तक पुलिस ने फूलन के कई गैंग मेंबर्स को अपना निशाना बनाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी फूलन उनके हाथ नहीं आई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने फूलन पर अपनी कड़ी नज़र बनाई हुई थी। 2 सालों तक चली पुलिस हेड पॉलिटिकल के बाद एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा फूलन देवी की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सरेंडर करने को कहते हैं, जिसको लेकर फूलन का कहना था कि वह किसी पुलिस या किसी नेता के सामने अपने हथियार नहीं डालेगी, बल्कि 2 तस्वीरों, जिनमें एक महात्मा गांधी और एक माँ दुर्गा की होंगी, उनके सामने अपने हथियार रखेगी। तो फूलन देवी की यह भीषण मांग थी। इसके अलावा उनके सरेंडर के बाद उन्हें या उनके गैंग को किसी भी मेंबर को फांसी की सज़ा नहीं होगी, 8 साल से ज़्यादा किसी को भी सज़ा या जेल में नहीं रखा जाएगा और उनको जेल से रिहा होने के बाद में उन्हें गांव में एक ज़मीन दी जाएगी ताकि इसके बाद की ज़िंदगी वह आसानी से जी सकें। इन शर्तों को सरकार मान लेती है और 30 फरवरी के दिन फूलन देवी सरेंडर कर देती है, जहां सभी तमाम आला अधिकारियों के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह भी मौजूद थे। इस ऐतिहासिक लम्हे को देखते हुए हज़ारों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती है और इसके बाद फूलन को जेल लेकर जाया जाता है, जिसके बदले वो 11 साल तक जेल में रहती है। जेल से बाहर आने के बाद में फूलन की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, जहां उम्मीद सिंह नामक व्यक्ति से वह शादी करती है और बौद्ध धर्म अपना लेती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव फूलन देवी के विरुद्ध दाखिल सारे केस वापस लेने का फैसला लेते हैं और उम्मीद सिंह यादव फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने का ऑफर देते हैं और फूलन देवी जिसमें विजय भी प्राप्त करती है। फूलन देवी की कहानी का राजनीतिक पहलू भी कम दिलचस्प नहीं था। राजनीति में उनकी यात्रा विवादित ही रही और 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फूलन देवी की जिंदगी का अंत भी उतना ही त्रासद है जितना कि उनका प्रारंभिक जीवन। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी गई और दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। उसने कहा कि बहमई गांव में मारे गए ठाकुरों का बदला लेने के लिए उसने फूलन की हत्या की है और उसके 2 दिन बाद ही शेर सिंह ने देहरादून पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनकी मौत के बाद भी उनकी कहानी जीवित रही और आज भी उसे भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण और विवादित पात्र के रूप में जाना जाता है।